कुछ कमेंट्स दिखा दीजिए मुझे टेक्निकल टीम प्लीज स्क्रीन पे। कमेंट्स में राजन कुमार आ चुके हैं, तुषार जी आ चुके हैं, उसके बाद पुष्पेंद्र कुमार आ चुके हैं, राहुल राठौड़ आ चुके हैं, कुमकुम सिंह आ चुकी हैं, पिंकी कुमारी मिश्रा आ चुकी हैं, उपलब्धि कुमार भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि आज की क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, यानी कि नए चैप्टर के साथ आज हम शुरुआत करने वाले हैं। प्लीज एक बार कमेंट वाली स्क्रीन पर वापस से दिखाइए। हाँ, ओके। अंशु मिश्रा, पूजा जायसवाल कह रही है मैम एमपी टेट वर्क के लिए साइंस के सिर्फ 68 पोस्ट है मैम, हो जाएंगे क्या? अच्छा, साइंस के 68 पोस्ट निकले, आप ये कहना चाह रही हैं हो जाएगा क्या बच्चा? वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अपने कॉन्फिडेंस एकदम पूरा कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं इस बार निकाल ही दूंगा, है ना? ओके, नमस्ते नमस्ते अंशु जी, मनदीप कुमार, मोहम्मद इमरान। उसके बाद मैम एरर आ रहा है। अरे क्लास जब स्टार्ट नहीं होती ना, अब तक तो पता लग जाना चाहिए था आपको कि सोर्स एरर क्यों आता है। क्लास 1-2 मिनट लेट स्टार्ट होती है, मैं पहले कर देती हूँ स्टार्ट, आपके पास 1-2 मिनट लेट जाती है, इसलिए वो सोर्स एरर आ जाते हैं। बाकी अगर आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है तब भी सोर्स एरर आ सकता है। ओके बेटा, खुश रहो सुरेश, खुश रहो। चलो करें अपनी आज क्लास स्टार्ट। चैप्टर का नाम मैंने साफ साफ बोर्ड में पहले ही लिख दिया, ह्यूमन न्यूट्रिशन। आपको याद है जब मैंने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जितने भी लिविंग्स होते हैं, जितने भी सजीव जीव होते हैं इस धरती के ऊपर, उन सब में एक प्रोसेस होता है। वो कौन सा प्रोसेस? वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस करते हैं, वो खाना खाते हैं ना। सिंपल भाषा में हम ये बोलते हैं ना, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था तो वहां मैंने पढ़ाया था कि जितने भी लिविंग्स होते हैं, जितने भी सजीव है इस धरती पे, गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर, उसके अलावा प्लांट्स, हम लोग क्या है? हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। ये सब एक प्रोसेस करते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं जिसका नाम होता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये सब अपने बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट को। किसको खाते हैं? न्यूट्रिएंट को खाते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो आप खाना पीना खा रहे हो, जो भी आप चीज खा रहे हो एक दिन में, चाहे आप वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, आप मिठाई खा रहे हो, ये सब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट को आप किसके लिए लेते हो? अगर मैं आपसे कह दूं कि आप न्यूट्रिएंट्स क्यों ले रहे हो, आप पोषक तत्व क्यों ले रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, ऊर्जा कम बनेगी, और एनर्जी कम होगा तो हमारी सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स की ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी, और हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल की कमी होने से हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which intake of nutrients for the growth and development of any living body। किसी भी सजीव शरीर के अंदर उसकी वृद्धि और विकास के लिए जो भी बाहर से पोषक तत्व है वो ग्रहण करता है, उसी जैविक प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। अब हमने लिखा है ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसका मतलब हमें किसका न्यूट्रिशन पढ़ना है? यहाँ पे हमें हमारा न्यूट्रिशन पढ़ना है कि ह्यूमंस अपने न्यूट्रिशन के प्रोसेस में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट लेते हैं, कैसे लेते हैं, किससे कितनी एनर्जी मिलती है, कौन सा न्यूट्रिएंट कम हो गया तो कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ जाएगा। ऐसे ही हम जब प्लांट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिशन। भाई प्लांट्स को भी तो अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वहां पर मैं आपको प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगी। ओके, तो ये बात आपको बिल्कुल कवर करनी है, ठीक है, कि क्या होता है न्यूट्रिशन का मतलब। ह्यूमंस के अंदर जो भी आप न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हो, इनटेक का मतलब होता है ग्रहण करना, और किसके लिए? उस ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, मनुष्य के शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो भी बाहर से पोषक तत्वों को आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हो, उसी जैविक अभिक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो आप खाते हो खाने में, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा मैं बताऊं, बायोलॉजी में इस चैप्टर का नाम पड़ जाता है ह्यूमन न्यूट्रिशन या ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स। केमिस्ट्री में इस चैप्टर को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये बायो और केमिस्ट्री दोनों का कॉमन चैप्टर है। केमिस्ट्री में इसको बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु के नाम से जाना जाता है। ये केमिस्ट्री में पढ़ लो चाहे बायो में पढ़ लो, चैप्टर आपका पढ़ना है। आपको क्वेश्चंस बहुत आएंगे, भर भर के क्वेश्चन बनेंगे। मैंने कहा ना
पहले मैं आपको वही चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ जिनका वेटेज हर एक एग्जाम में सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इसके अलावा एनडीए सीडीएस में, रेलवे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग वाले एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि न्यूट्रिएंट होता क्या है। तो आपको बड़ी सिंपल भाषा में आपको समझा रही हूँ, जो भी आप एक दिन में खाते हैं, खाने में जो आप जो चीजें जितनी भी सारी चीजें खाते हैं उनको आप न्यूट्रिएंट्स कहते हो, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम इनको बायोमोलिक्यूल्स या जैविक अणु के नाम में बोल देते हैं। अगर आपने 11वीं 12वीं में आपके पास बायोलॉजी थी या केमिस्ट्री थी तो आपने देखा होगा लास्ट वाले चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हम पढ़ते थे, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह पढ़ते थे, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के होते हैं, हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट लेते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर हमारे न्यूट्रिशन की बात करेंगे, हम प्लांट के न्यूट्रिशन की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो हम प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई प्लांट्स क्या क्या खाते हैं जिससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, वो वहां पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें पढ़ना है ह्यूमन क्या खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं खाने में, कैसे उससे एनर्जी मिलती है, नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना ग्राम खाएंगे तो कितनी कैलोरीज एनर्जी मिलेंगी, और उस एनर्जी से क्या क्या काम होता है, कैसे ग्रोथ होती है आपके बॉडी की, यही हमें पढ़ना है। हम बेसिकली न्यूट्रिएंट्स दो टाइप से लेते हैं। एक न्यूट्रिएंट लेते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है बच्चा जो आप ज्यादा खाते हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट लिख लीजिए कि एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो आप ज्यादा मात्रा में खाते हो, यानी कि जो एक दिन में आप ग्राम्स में खाते हो, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 350 ग्राम, 450 ग्राम, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का। यानी कि आप जो ज्यादा खा रहे हैं एक दिन के अंदर, ऐसे कंपाउंड्स जो आप ज्यादा खा रहे हैं उनको आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो कम खाते हैं उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो ट्रेस अमाउंट में खाते हैं। ट्रेस का मीनिंग होता है हिंदी में बहुत कम, बहुत ही कम, और इसको हम कम मात्रा में खाते हैं, और कम में तो ये मिलीग्राम्स में खाते हैं हम। ये एक दिन में ग्राम्स में खाते हैं, 200, 250, 300, 400 ग्राम, है ना, और ये मिलीग्राम में खाते हैं। तो हम ह्यूमन न्यूट्रिशन को, या ह्यूमन न्यूट्रिशन में जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं उसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक कैटेगरी जो हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, एक कैटेगरी जिसको हम कम मात्रा में खाते हैं, या इनको क्लासिफाई दो अलग तरीकों से और किया जाता है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो मैक्रो होते हैं, जो हम ज्यादा लेते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन हो। आपने पढ़ी होगी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है ऐसी केमिस्ट्री जो कार्बन से बनी है, जो कार्बन के बिना बनी है, इसको उसको इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक, इससे तो मैंने कहा ना ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, और यही हम केमिस्ट्री में इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं, और बायोलॉजी में हम इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट का नाम दे देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, ऐसे खाने वाले कंपाउंड्स जो हम खाने में खाते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें कार्बन हो, और जिसको हम ज्यादा मात्रा में खाएं, तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। अब कौन कौन से होते हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जरा एग्जांपल लिखो इसके नीचे, जो हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं और जिनमें कार्बन होता है। पॉइंट नंबर 1 पे लिख लो कार्बोहाइड्रेट्स, एक नंबर पे लिखो कार्बोहाइड्रेट्स। सब लोग जानते होंगे नाम से, हिंदी में शर्कराएं, शर्करा कहा जाता है। अब नाम से क्लियर है, कार्बन प्लस हाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट बन गया, कार्बन होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, इसीलिए हमने इसको बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आ गया। दूसरा आता है प्रोटीन्स, 2 नंबर पे आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में भी कार्बन होता है, बिल्कुल होता है प्रोटीन्स में कार्बन, और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये भी हम एक दिन में ग्राम में खाते हैं, तो इट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। तीसरा आप बताओगे फैट, फैट या फिर लिपिड्स। देखो पढ़े लिखे लोग लिपिड्स बोल देते हैं, थोड़े से आम भाषा में हम इसको फैट बोल देते हैं, हिंदी में वसा बोल देते हैं। ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
4th नंबर पे यहाँ पे लिख दो विटामिन। विटामिन को हिंदी में हम विटामिन कहते हैं, विटामिन। तो ये हो गए आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और इन सब में कार्बन होता है, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हम इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये चारों हमें एक एक करके पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। अब आइए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलो या इनको कह दो आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया जिसमें कार्बन नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख दीजिए बच्चा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हिंदी में बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक यानी कि जिसमें कार्बन नहीं है, जिसमें कार्बन नहीं है उसको हम इनऑर्गेनिक बोलेंगे, और जो बहुत कम मात्रा में लेते हैं हम। जिससे फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिखो मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज तत्व। जैसे आपने सुना होगा हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है, बिल्कुल होता है। आपने सुना होगा हमारे बॉडी में मैग्नीशियम होता है, आपने सुना होगा हमारे बॉडी में आयरन होता है। ऐसे हमारे बॉडी में एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या रहते हैं, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। अब कार्बन में तो कार्बन है ना, सॉरी कैल्शियम में तो कैल्शियम है ना, कार्बन नहीं होगा। मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम है, कार्बन नहीं होगा। आयरन में तो आयरन है ना। ऐसे जिंक में तो जिंक है, कार्बन तो होगा नहीं। इसीलिए हमने इनको बोल दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इनमें कार्बन नहीं होता है। और दूसरी बात, इनको हम ट्रेस अमाउंट में लेते हैं, यानी कि इनको हम मिलीग्राम में खाते हैं, कम मात्रा में खाते हैं। इसलिए हमने इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में रख दिया। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है मैम पानी भी हम पानी को हम यहां रखते हैं। अब पानी हम पीते तो ज्यादा है, पानी ज्यादा पीते हैं, एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी आपको पीना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो। लेकिन बच्चा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब बताओ इसमें कार्बन है क्या? कार्बन नहीं है ना, कार्बन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, जैसे पानी को हम यहाँ पर इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, क्योंकि मैम पानी जो है वो हमारे बॉडी में जाकर आयंस में टूट जाता है। आयंस में, किसमें? आयन में। H+ OH नेगेटिव आयंस में टूट गया, और आयन H+ हो गया तो उसमें कोई कार्बन नहीं है, OH नेगेटिव हो गया तो उसमें कोई कार्बन नहीं है, तो उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये सारा पढ़ोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये पढ़ने हैं आपको, ये क्या, तो देखो क्या क्या पढ़ना है। 1 नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, 2 नंबर पे प्रोटीन, 3 नंबर पे फैट, 4 नंबर पे विटामिन, फिर थोड़ी बात मिनरल्स की और पानी की करेंगे कि भाई पानी कितना पीना चाहिए और पानी क्या क्या काम करता है आपके बॉडी में, कितना % वाटर होता है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना उस चीज को, ठीक है? वो अक्सर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। इनमें से ये सब आप खा रहे हो, पी रहे हो ना, लेकिन एनर्जी सिर्फ इन 3 से मिलती है। इन 3 से सिर्फ हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा जो होती है ना वो सिर्फ इन 3 से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनसे सिर्फ एनर्जी मिलती है। विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती, पानी से कोई एनर्जी नहीं मिलती, मिनरल से कोई एनर्जी नहीं मिलती। मैम ऐसा क्यों? बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रही हूं। हमारे बॉडी में जिस चीज का मेटाबॉलिज्म होता है, जिस चीज का चयापचय होता है, उससे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है उससे कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं मिलती है। तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म यानी कि इनका चयापचय, यानी कि इनका डाइजेशन, इनका पाचन होता है, इसलिए हमें इनसे एनर्जी मिल जाती है, और इसीलिए आप इनको एनर्जी के लिए खाते हो। ठीक है, जबकि विटामिन का कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन के अपने अलग काम है, एनर्जी नहीं दे रहा है लेकिन बाकी तो काम है ना विटामिन के। जैसे आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है,
रात के समय, अंधेरे के समय ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो वो अपना अलग काम है विटामिन का, लेकिन विटामिन एनर्जी नहीं दे सकता। पानी से भी कोई एनर्जी नहीं मिलती। अगर पानी से हमें एनर्जी मिलती ना, तो हम पानी पीते रहते सारा दिन, हम खाना नहीं खाते, हम ये तीनों कभी नहीं खाते, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हम कभी नहीं खाते ये चीज। पानी पीते रहते, पानी पीते रहते। पानी के अपने अलग काम है, लेकिन पानी एनर्जी नहीं दे सकता है। ऐसे ही जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, आपके बॉडी में जो पोटेशियम, फॉस्फोरस वगैरह होते हैं, इन सब से एनर्जी नहीं मिलती, इनके अपने अलग काम है। तो याद रखिएगा, अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि एक गिलास पानी में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है, तो आपको जीरो करके आना है। एक गिलास हो, 100 गिलास हो, 200 गिलास हो, पानी से कोई एनर्जी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसका पाचन, इसका चयापचय नहीं होता, इसलिए इससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तो एनर्जी लेनी है तो सिर्फ ये 3 चीजें आपको खानी पड़ेंगी। अब अगर ये 3 चीज नहीं खा रहे हो तो आपके बॉडी में एनर्जी डाउन हो जाएगी। समझ गए आप? अगर ये नहीं खा रहे हो तो आपके बॉडी में एनर्जी डाउन हो जाएगी। एक बच्चा कह रहे मैम आई फ्लू के बारे में बताओ। आज हम वीडियो बनाएंगे आई फ्लू पे, थोड़ा लेट हो गए, अभी थोड़ा देख रहे हो ना, मेरा लास्ट वीक से मेरे को थोड़ा फीवर है, और थोड़ी ये मौसम बड़ा खराब है। दिल्ली में तो पता नहीं लाखों लोगों को आई फ्लू हो चुका है, और साथ में ही बहुत बुखार, ऐसा वायरल वाला मौसम चल रहा है इधर, कभी बारिश होती है, कभी कुछ, पता नहीं क्या चल रहा है इधर। तो मेरा भी गला आप देख रहे होंगे कितना बैठा हुआ है गला। तो आज मैं एक वीडियो बनाती हूँ आई फ्लू पे, डोंट वरी ना। चलो, तो ये हो गया, मैंने बता दिया कि न्यूट्रिशन होता क्या है, और न्यूट्रिएंट में हम क्या क्या खाते हैं, और क्या खाएंगे जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, क्या खाएंगे जिससे एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आ जाओ, एक नंबर लगा लो, कार्बोहाइड्रेट। चैप्टर आपका यहां से शुरू हो गया। नंबर 1 पे लिख लो कार्बोहाइड्रेट्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे शर्करा। वैसे कभी कभी ना हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही टाइप कर देता है एग्जामिनर ना। कार्बोहाइड्रेट्स नाम से क्लियर है। क्या क्लियर है? देखो, कार्बन प्लस हाइड्रेट, कार्बन प्लस हाइड्रेट। हाइड्रेट शब्द जब भी देखो तो उसका मतलब होता है पानी। तो ऐसी कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ पानी लगा हुआ है, जिसमें कार्बन के साथ पानी लगा हुआ है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। राजेंद्र जी कह रहे हैं मैम कभी कभी हम काम करते थक जाते हैं तो पानी पीने से एनर्जी आ जाती है। ना 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 ना, पानी से एनर्जी नहीं मिल सकती बच्चा। जब आप बहुत ज्यादा काम करके थक जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो जाती है। तो जब आप पानी पीते हो तो आपका बॉडी हाइड्रेट हो जाता है और आपको अच्छा महसूस होता है। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अभी बॉडी में जान है, मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन वो एनर्जी नहीं जाती है पानी से। ठीक है राजेंद्र? ओके, तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर या ऐसा कोई कंपाउंड जो कार्बन के साथ पानी जुड़ने से बना हुआ है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट, कार्बन प्लस हाइड्रेट कहते हैं। यानी कि मैं ऐसे कह दूं कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। देखो ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा कोई भी यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट्स, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं, जब तत्व जुड़ते हैं तो यौगिक बनते हैं। तो ये 3 तत्व जुड़े तो एक यौगिक बन गया, और उस यौगिक का नाम हमने क्या रख दिया? उसका नाम हमने कार्बोहाइड्रेट रख दिया। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है, उसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए, किस अनुपात में होना चाहिए? कार्बन का 1 एलिमेंट, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, यानी कि ये तीनों 1:2:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, बहुत ही साधारण सा, आप खुद देख लो। रेशियो क्या निकलेगा यहां से? 1:2:1। इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, अगर आपने सुने हो तो ये सारे हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। दिस ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में लगे हुए हो, उसको हम कार्बोहाइड्रेट, यानी कि उसको हम शर्करा की कैटेगरी में रखते हैं। और नेक्स्ट लिख दो, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये थोड़ा थ्योरी वाला चैप्टर है, मतलब इसमें कुछ डायग्राम नहीं है, कुछ समझाने वाली चीज वैसी नहीं है कि मैं डायग्राम लगाऊं, बनाऊं, आपको समझाऊं। ये वैसा है थ्योरी वाला चैप्टर, लेकिन क्वेश्चंस बहुत बनते हैं।
लिखिए दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, इनमें कार्बन होना चाहिए, और ऊपर देखो कार्बन है या नहीं है, बिल्कुल है मैम, तो लिख दो ये भी कार्बनिक यौगिक हैं, इसीलिए हम केमिस्ट्री में इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये भी कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, क्या मैम इनसे एनर्जी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। मैंने बताया आपको कि इनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, लिख लो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चयापचय, इनका चयापचय होता है, इसलिए ये क्या रिलीज करते हैं, ये हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज करते हैं, ये एनर्जी देते हैं। और एनर्जी कितनी देते हैं, अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मैंने सी लिखा है, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, अगर आपने खाया तो उससे क्या मिलता है, अप्रोक्स 4.2 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। कभी कभी रेंज में लिखा हुआ होता है 4 से 4.5 की रेंज में मिल जाता है, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपने खाया तो उससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है आपके बॉडी में। अब कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है एग्जामिनर, बड़ा शाना बनता है वो कहता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम फ्रक्टोज से कितनी एनर्जी बनती है। तो भाई सीधी बात है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही तो है ये सब, तो 1 ग्राम ग्लूकोज बोल दो, 1 ग्राम फ्रक्टोज बोल दो, 1 ग्राम सुक्रोज बोल दो, या मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बोल दूं, एनर्जी तो इतनी मिलेगी ना, इतनी मिलेगी ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी रेंज में ना आ जाता है तो लिख देना, रेंज वाला क्वेश्चन आए तो उसका आंसर ये करना 4.1 से 4.5 कैलोरीज एनर्जी के बीच में इसकी एनर्जी आपको मिल सकती है। बात समझ में आ गई, ठीक है मैम। फिर एनर्जी ड्रिंक से तो एनर्जी मिलता है, एनर्जी ड्रिंक में बच्चा कंपाउंड मिलाते हैं, केमिकल्स मिलाते हैं, जिससे आपको हल्का सा एनर्जी फील होता है, बाकी एनर्जी ड्रिंक सब बकवास बातें होती है। या पीते हैं ना आप रेड बुल, पहले मैं भी रेड बुल बहुत पीती थी। रेड बुल इतनी खतरनाक केमिकल से बनती है कि अगर आपने 3-4 रेड बुल को डाल दिया ना एक मिरर के ऊपर, कांच के ऊपर, कांच फाड़ देती है वो। इन एनर्जी ड्रिंक मत फोड़ना, पिया करो ना। पहले मैं भी जब ऑफलाइन क्लास लेती थी, एक दिन में 10 घंटे 12 घंटे, तो मुझे लगता था कि अरे बाप रे एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है, तो मैं रेड बुल पीती थी, है ना, या स्टिंग करके कुछ एक और आती है ना शायद, तो वो पीती थी। लेकिन ये सब बेकार होती हैं। आपको जब एनर्जी की कमी लगे, आप एक चम्मच चीनी खा लो, चॉकलेट खा लो, कोई मिठाई रखी है मिठाई खा लो, मीठा खा लो, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट लो। आर्टिफिशियल डलती है बच्चा उनके अंदर, जो आप एनर्जी ड्रिंक पीते हो ना, उनमें आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट डलती है, वो नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। विवेक करे प्लीज डिफाइन मेटाबॉलिज्म। अरे विवेक, आपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और मैंने वहां पर यह भी कहा था कि आज बता रही हूँ, इसके बाद आगे नहीं बताऊंगी ठीक है। चलो सुनो, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनसे एनर्जी मिलती है क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म होता है। अब मैंने कहा इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाकर टूट जाते हैं, और टूटने का मतलब इनका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद ही हमें इनसे एनर्जी मिलती है। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ होता है, कौन करता है। ये वाली चीज अभी तो मैं आपको पढ़ा दे रही हूं, लेकिन इसी के बाद जब हम नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो बड़ी ध्यान से आपको समझ में आएगी वहां से। अब सुनो कैसे, कार्बोहाइड्रेट्स को जब आप खाते हो तो खाते ही आपके मुंह में, आपने मुंह का, माउथ का मतलब मुंह में, मुंह के अंदर ही इनका डाइजेशन शुरू हो जाता है। मुंह में होता है आपका सलाइवा, लार है ना, सबके मुंह में लार होगी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके मुंह में लार नहीं होती, लार। और इस लार में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। और एंजाइम्स ही हमेशा डाइजेशन करवाते हैं, ये बात याद रख लेना। देखो मैंने बोला टी से है, लिखा पी से है, पी साइलेंट रहता है प्रोनाउंसिएशन के समय, तो इसको टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। ये आगे पढ़ोगे आप, सारा कुछ पढ़ाऊंगी मैं, अभी सिर्फ इतना जान लो कि
जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो उस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे मिलती है? तो आपके मुंह में लार है, आपने जैसे ही कार्बोहाइड्रेट को मुंह में खाया तो खाते ही लार में एक एंजाइम है, जिस एंजाइम का नाम टाइलिन अमाइलेज एंजाइम है। और ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देता है। ये डाइजेशन करना शुरू कर देता है, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता है, ये पार्शियल डाइजेशन करता है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक तौर पे, लेकिन कंप्लीट मतलब कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ा बहुत है, ये कंप्लीट नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है? आपको कहना बिल्कुल हो जाता है। कौन करता है? तो लार में एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। अच्छा बच्चों याद रखना, एमाइलेज शब्द जहां पर भी आ जाए ना, वो कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन करता है। ठीक है, तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन, यानी पूरा नहीं कर पाता है, आधा अधूरा करके छोड़ देता है। अब पूरा कहाँ होता है? पूरा डाइजेशन होता है हमारी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। दो इंटेस्टाइन होती हैं, दो आंतें होती हैं, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत, है ना। तो छोटी आंत के अंदर एक दूसरा एंजाइम आके गिरता है, जिस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज। और ये क्या करता है? ये पूरे तरीके से डाइजेशन कर देता है, किसका? तो आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट का। ये कंप्लीट डाइजेशन कर देता है, तो लिख लो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप कह रहे होंगे मैम कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? चलो सारा फंडा आपका क्लियर करती हूँ। सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले आपसे मैं अगर पूछूं कि आप क्या खाते हो जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या है? मैम क्या खाते हैं हम खाने में जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है? तो लिखो जरा क्या क्या खाते हो। आप रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, कोई भी रोटी खा रहे हो आप, मिसी रोटी खा रहे हो, चने की खा रहे हो, बाजरे की खा रहे हो, मूंग की खा रहे हो, इसका मतलब आप सब क्या खा रहे हो? अनाज ही तो खा रहे हो, अनाज ही तो खा रहे हो। तो अनाज हो गया, रोटी हो गया, ब्रेड हो गया। इसके अलावा आप दूध पीते हो? हाँ जी मैम पीते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। जितने भी फ्रूट्स खाते हो आप, जितने भी फ्रूट्स आप खाते हो, अनार, केला, है ना, सेब, अमरूद, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा जितनी भी चीजें आप मीठी लगती हैं आपको, मीठा खाते हो आप, जैसे चीनी से बनी हुई कोई भी चीज, मिठाई, एक मिनट ना, जैसे मिठाई कोई भी खा रहे हो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, है ना, कुछ मिठाई खा रहे हो, इसके साथ आप शुगर खा रहे हो, कोई भी शुगर ना, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, जो भी। आप गुड़ खा रहे हो, गुड़ को बोलते हैं इंग्लिश में जैगरी, ठीक है, गुड़ खा रहे हो। आप हनी खा रहे हो, हनी का मतलब है शहद, शहद खाया आपने, आपने खाया। इसके अलावा आलमंड, बादाम खाया, काजू खाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इतनी सारी चीजें खा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। सुना मेरी बात? अनाज से बनी हुई कोई भी चीज खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, दलिया खा रहे हो, है ना, या आपने दाल खा रहे हो, दाल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में लेकिन प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख दो दूध पी रहे हो, कोई फल खाया आपने, कोई भी फ्रूट खा रहे हो आप कोई मिठाई खा रहे हो, आप चीनी से बनी हुई चीज खा रहे हो, आप गुड़ खा रहे हो, शहद खा रहे हो, बादाम, काजू, किशमिश, इन सब में कार्बोहाइड्रेट हो रहता है। अब यही तो खाते हो आप, और क्या खाते हो? ये खाते होंगे शायद, है ना, ये खाते होंगे आप। तो इनसे हमें क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे ही आपने इतनी सारी चीजें खाई, तो ये कहाँ पे आपने खा लिया? खाना बना के या ऐसे भी आपने खाने के थ्रू खाया, कैसे भी आपने खाया, खाते ये कहाँ गई? मुंह में। तो मुंह में इनका डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब मुंह में डाइजेशन कौन करता है? तो लार में एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम पूरा डाइजेशन तो नहीं कर पाता है, पार्शियल कर देता है, यानी कि आंशिक तौर पे कर देता है, थोड़ा बहुत डाइजेशन कर देता है। फिर ये कहां जाती है? मुंह से पेट में, पेट से छोटी आंत में, और छोटी आंत में जाकर एक और एंजाइम होता है अमाइलेज एंजाइम, जो इनका कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है?
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कौन से 2 ऑर्गन में होता है। तो ऑर्गन कौन कौन सा हो गया, मुंह और छोटी आंत। कौन कौन सा एंजाइम करवाता है, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम एंड अमाइलेज एंजाइम। टाइलिन अमाइलेज एंजाइम और अमाइलेज एंजाइम। कौन डाइजेशन शुरू करता है, यानी कि पार्शियल डाइजेशन कौन करता है, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। कहां होता है, लार में। कौन कंप्लीट करता है, अमाइलेज एंजाइम। कंप्लीट किस ऑर्गन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको समझ, ठीक है। अरे भैया कार्बोहाइड्रेट चीज, कोई भी चीज आपको खाने में मीठी लग रही है, जो खट्टी नहीं लग रही है, कड़वी नहीं लग रही है, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को हम बेसिकली सुगर्स के नाम से जानते हैं। तो शुगर कैसी लगती है आपको, चीनी कैसी लगती है, मीठी लगती होगी ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप रोटी को मुंह में 3 से 4 मिनट तक चबाते रहोगे तो वो आपको हल्की हल्की मीठी लगनी शुरू हो जाती है, क्यों। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज आती है कि जब रोटी या ब्रेड को आप मुंह के अंदर ज्यादा अधिक समय तक ऐसे चबाते रहते हैं तो आपको मीठापन का एहसास देती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप मुंह में थोड़ी देर के लिए रोटी को चबा रहे हो तो उसका डाइजेशन शुरू हो गया, और डाइजेशन का मतलब उसकी कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, और उस कार्बोहाइड्रेट से आपको हल्का सा रोटी मीठी लगने लग जाती है, मीठेपन का एहसास देने लग जाती है। क्योंकि मैंने कह दिया है कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा आपको मीठी लगती है, मीठी लगती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सोर्सेज हैं, इन सबसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अच्छे अमाउंट में मिल जाती है हमें। अब बात ये आती है कि मैम एक दिन में हम कितनी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं या करना चाहिए। तो एक दिन में 350 से 450 ग्राम पर डे एक हेल्दी पर्सन के लिए, यानी कि आपने एक शब्द सुना होगा बैलेंस्ड डाइट, है ना। डाइटिशियन क्या करता है, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है उस समय बैलेंस डाइट लेने को बोलता है, उसका डाइट चार्ट बना के देता है। ऐसे जो जिम जाते हैं या जो लोग अच्छे से मेहनत करते हैं अपने बॉडी पे, वो लोग बैलेंस्ड डाइट लेते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, यानी कि जितना आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए एक दिन में उतना, प्रोटीन जितना चाहिए उतना, फैट जितना चाहिए उतना, ठीक है, जितने फाइबर चाहिए उतने ही आप ले रहे हो, तो उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तो आप हेल्दी रहोगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो जब बैलेंस्ड डाइट कोई बनाता है आपकी, तो वो आपकी डाइट में एक दिन में 350 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इतनी आपकी डाइट में इंक्लूड करता है, क्योंकि इतनी तो आपके बॉडी में जानी ही जानी चाहिए। अगर इससे कम कार्बोहाइड्रेट जा रही हैं तो कुछ बीमारियां हो सकती है आपको, जो मैं आपको आगे चल के पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, यानी कि इतना कार्बोहाइड्रेट तो आपके बॉडी में जाना ही जाना चाहिए। ठीक है बच्चा, यानी 300 से 400 के बीच में भी ले लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 300 ग्राम से कम खा रहे हो तब कुछ दिक्कत हो सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स का कॉमन नेम ही शुगर होता है, मैं बता चुकी हूँ ये बात। इनको कॉमनली हम शुगर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स तो आजकल शॉर्ट फॉर्म में बोलने लग गए कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं कार्ब्स, कार्ब्स कम लो ज्यादा लो वैसे, ठीक है। अब बात ये आती है कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट को हम बोलते हैं सैकेराइड। सैकेराइड, सैकेराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की एक इकाई को हम सैकेराइड इकाई कहते हैं या यूनिट कहते हैं, इसको सैकेराइड कहा जाता है, ठीक है। और इसी सैकेराइड यूनिट के आधार पे, इसी इकाई के आधार पे हम कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, किसके आधार पर, तो आप कहोगे ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट। ये जो सैकेराइड इकाई होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट जिससे मिलकर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, जैसे वही एग्जाम्पल आपका, कौन सा एग्जाम्पल, छोटी छोटी बूंदियों से मिलकर आपका एक बड़ा सा बूंदी का लड्डू बन जाता है। तो बड़े से बूंदी के लड्डू को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, बहुत सारी बूंदी मिलेंगी।
ठीक ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है ऐसे, और जब इसको तोड़ोगे तो बहुत सारी सैकेराइड यूनिट मिलेंगी ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी। तो कार्बोहाइड्रेट जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है उन्हीं इकाइयों को हम सैकेराइड यूनिट्स कहते हैं। और इसी सैकेराइड यूनिट्स के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी लिखो, नंबर 1 पे लिखना मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड यूनिट, हिंदी में सेम नाम है, लिख दो मोनोसैकेराइड शर्करा, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। दूसरा लिख रहे ओलिगोसैकेराइड, बहुत सारे बुक्स वाले या बहुत सारे आप लोग बच्चे लोग पढ़ लेते हो 2 नंबर पे डाइसैकेराइड। अरे भैया डाइसैकेराइड इज द एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो 2 नंबर पे लिखोगे, ओ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ओलिगोसैकेराइड, सेम नाम हिंदी में लिख देना, मैं ओलिगो लिख देती हूँ, आप आगे सैकेराइड भी लगा लेना, सैकेराइड तो लिख ही देते हैं पूरा, ओलिगोसैकेराइड। और 3 नंबर पे जो आता है वो आता है पॉलीसैकेराइड, 3 नंबर पे आता है पॉलीसैकेराइड, ये लो पॉलीसैकेराइड। तो हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 यूनिट में बांट दिया, कौन कौन सा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा। मोनो का मतलब होता है हमेशा सिंगल, एक, जहां जहां पर भी आप मोनो शब्द देखते हो उसका मतलब होता है सिंगल यूनिट, एक इकाई। यानी कि मैम जहां पर एक सैकेराइड यूनिट है, एक यूनिट है सैकेराइड की, उसे हम मोनोसैकेराइड कहेंगे। जहां पर कार्बोहाइड्रेट में जो सैकेराइड यूनिट होती हैं, एक ही सैकेराइड यूनिट से बना हुआ कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकेराइड कहेंगे। ठीक है, अब 1 से अधिक और 10 से कम, 10 से कम कितना होता है, 9 ही होता होगा, है ना। जहां पर 1 से 9 यूनिट है सैकेराइड की, उसे ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। जहां पर 10 और 10 से अधिक, इंफिनिटी तक, अनंत तक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट जुड़ी हुई होती है, उसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पोली का मतलब हमेशा बहुत ज्यादा होता है, कितना ज्यादा, अनंत तक। मोनो का मतलब हमेशा सिंगल यूनिट होती है। एक बार फिर से सुनो क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है अक्सर बच्चों को, उन्हें लगता है 1 से 10 यहाँ आता है और 10 से अधिक यहाँ आता है। नो नो नो, 10 और 10 से ज्यादा यहाँ आता है। जहां पर एक सैकेराइड यूनिट है सिर्फ, यानी कि सिर्फ सिंपल से देखो, जहां पर एक ही सैकेराइड यूनिट है तो वो क्या हो जाएंगे, वो सिंपलेस्ट शुगर हो जाएंगी। ये सबसे सिंपल है, ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, लिख दो। अब इससे सिंपल क्या होगा भाई, इसमें एक ही यूनिट है तो सबसे सरल शर्करा है ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल बताओ, एसएससी जीडी के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे सरल शर्करा कौन सी होती है, तो भाई जिसमें एक ही सैकेराइड यूनिट है वो सबसे सिंपल है। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जहां पर बहुत सारी है, बहुत सारी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। बोलते हैं ना यार तुम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आता, यानी कि तेरे कितने रूप है समझ में ही नहीं आते। ठीक है, ऐसे ही यार बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कितनी सारी यूनिट है इसके अंदर, समझ में ही नहीं आता, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और सिंपलेस्ट का मतलब जो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा एक ही यूनिट है तो मोनोसैकेराइड, एक से अधिक, एक से अधिक कितना होता है, 2, तो एक नहीं लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा यहाँ पे। एक से अधिक तो कितने हो गए, एक से अधिक 2 हो गए। 10 से कम, 10 से कम कितने हो गए, 9। तो यहाँ जहां पर 2 से लेकर 9 के बीच में सैकेराइड यूनिट है, उस कार्बोहाइड्रेट को आप ओलिगोसैकेराइड कहोगे। और जहां पर 10 से अधिक, 10 और 10 से अधिक कितना, तो अनंत तक, कितनी भी हो सकती हैं, 100, 200, 400, 500, 800, 1000। ठीक है, तो उसको हम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, कंफ्यूजन नहीं है ना कहीं पर भी? हाँ जी, कुछ समझ में तो आ रहा है ना, कोई किसी तरीके का नहीं। अंतिम पाचन कहाँ होता है, पवन बताया ना मैंने, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ओके,
चलो अब हमें एक एक करके इन तीनों को पढ़ना है। तो सबसे पहला लिख दो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, लिख दीजिए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मोनोसैकेराइड्स बस ऐसे लिख दो, ऐसा लगा तो कार्बोहाइड्रेट लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी में सेम नाम लिख देना। सबसे पहला पॉइंट तो लिख दो भाई, इसमें एक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है, एक सैकेराइड यूनिट होती है। दूसरा, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपलेस्ट लिख दूं या मैं लिख दूं ये स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। और इनका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यही होता है। देखो इनका मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला ही यही होता है, C6H12O6। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम मोनोसैकेराइड बनाते हैं। यानी कि मोनोसैकेराइड में जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो सब हम कहां पे रख देंगे? इसी फॉर्मूले के अंडर में रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये इसमें यूनिट एक है। एक बार प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं एक बहुत सही से चीज बताने वाली हूं आपको। इसमें सैकेराइड यूनिट एक है, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या सुनना, इसमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर यहां पर 7 कार्बन तक हो सकते हैं। 7 कार्बन हो सकते हैं। तो एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन ये था और बच्चे कंफ्यूज होकर ये आंसर कराए। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में सैकेराइड यूनिट एक है, एक यानी कि सैकेराइड एक है, ऐसे ऐसे ये एक सैकेराइड है, ये एक, ये बेसिक फॉर्मूला है इनका, ये इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ऐसे, बस ये एक ही है यहाँ पे, तो इसको मोनो बोल देंगे। अब ये फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार? 2 से लेकर 9 के बीच में, तो ओलिगोसैकेराइड। और ये फॉर्मूला अगर अनंत समय तक रिपीट हो गया, 10 या 10 से ज्यादा बार हो गया, तो वो पॉलीसैकेराइड है। समझ में आ गया? तो बेसिक फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया? यही। हम जब जब शुगर्स का या कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं तो वो यही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला माना गया है। तो जहां पर ये सिर्फ एक ही है इकाई, तो उसको हम मोनो बोलेंगे। जहां पर 2 या 2 से 9 के बीच में आ गई तो ओलिगो मानेंगे। 9 से ज्यादा मतलब 10, 10 से अधिक होगी तो पोली मान देंगे उसको। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड में जब कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन कितने होने चाहिए, तो कार्बन 3 से 7, मैंने एक लिख दिया क्या? नो 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 नो, सॉरी इसको, ठीक है ना, एक तो कार्बन हो ही नहीं सकता ना, 3 कार्बन से 7 कार्बन हो सकते हैं। ये जो कार्बन है ना, ये 3 से 7 हो सकते हैं। अब देखो कैसे, अगर कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या 3 है, तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट को ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट या ट्रायोज शुगर कह देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम कॉमनली शुगर के नाम से जानते हैं। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसको हम टेट्रोज शुगर बोलते हैं, टेट्रोज शुगर। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसे पेंटोज शुगर बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसको हेक्सोज शुगर बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो उसे हेप्टोज शुगर बोलते हैं। और यहीं से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जो ग्लूकोज है वो किस टाइप की शुगर है? जरा बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो ग्लूकोज किस टाइप की शुगर होनी चाहिए? कार्बन की संख्या के आधार पर ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर होनी चाहिए, एक हेक्सोज शुगर होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पूछ रहे मोहम्मद इमरान। मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो यही होता है। फिर तो आगे से आगे अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो वो टाइप्स बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के। पॉइंट मेरा समझ में आ गया ना? और जब हम मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बार ये फॉर्मूला आया, तो इसलिए इसको हम मोनो का मतलब सिंगल होता है, एक होता है, इसीलिए हमने इसको सबसे छोटी और सबसे सरल आपने शर्करा बोल दिया। और इस शर्करा में मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की संख्या 3 से 7 के बीच में हो सकती है। अगर कार्बन 3 हुए तो ट्रायोज शुगर, 4 हुए तो टेट्रोज, 5 हुए तो पेंटोज, 6 हुए तो हेक्सोज,
7 हुए तो हैप्टोज। इसका मतलब मैम ग्लूकोज में कार्बन 6 है तो ग्लूकोज किस टाइप की शुगर होगी? ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर होगी। एक आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको राइबोज, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में, तब आपको बताऊंगी वापस से कि क्वेश्चन यहां से भी आता है कि किस टाइप की शुगर होती है। ठीक है, चलो तो अब मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल लिख दो कि मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिख दो ग्लूकोज, लिख दो ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस किस से मिलता है आपको? जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स और फ्रूट के जो जूसेस होते हैं, फ्रूट्स एंड उसके जूसेस, रस होते हैं, जैसे कोई भी रस पी रहे हो आप, है ना, उन सब के अंदर ग्लूकोज की संख्या ज्यादा होती है, ग्लूकोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे आप क्या पीते हो? आप पीते होंगे सेब का जूस पीते होंगे, है ना, आम का जूस पीते होंगे, पाइनएप्पल का जूस पीते होंगे, इनमें ग्लूकोज ज्यादा होता है। अब आप बोलो ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो भाई मोनोसाइकेट है, मोनोसाइकेट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, तो ये फॉर्मूला होगा इसका। दूसरा एग्जाम्पल लिखो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हिंदी में सेम नाम है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज को कहा जाता है, यहां पर सबसे ज्यादा जो फ्रक्टोज पाया जाता है वो शुगर केन में पाया जाता है। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, गन्ने में होता है। और फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर का नाम भी देते हैं, फ्रूट शुगर, यानी कि फ्रूट्स में सबसे ज्यादा फ्रक्टोज होती है, जो फल खाते हैं उसमें फ्रक्टोज होती है, इसलिए इसका फलों वाली शर्करा नाम पड़ता है। लेकिन जब फलों का जूस पीते हैं तो उसमें ज्यादा क्या होता है? उसमें ग्लूकोज ज्यादा होता है। उसको देखो, दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है, फलों में ग्लूकोज भी है फ्रक्टोज भी है, दोनों होती हैं फलों के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप जूस पी रहे हो तो उसमें ज्यादा मात्रा ग्लूकोज की निकल जाती है, और जब आप फल खा रहे हो, नेचुरल तौर पे कोई फ्रूट खा रहे हो, है ना, उसमें फ्रक्टोज ज्यादा निकल जाता है। इसलिए फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, फ्रक्टोज इज द नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, इट इज द नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर, यानी कि ये प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है, ये सबसे मीठी शर्करा मानी गई है, इसीलिए तो इसी से हम चीनी बनाते हैं। गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती होगी, है ना, फिर आगे चलकर आप चाशनी वगैरह, मिठाई वगैरह बना लेते हो। तो आपसे पूछ ले कि सबसे मीठी शर्करा प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति से मिली है आपको, भाई प्रकृति की तो देन है, गन्ना वगैरह फ्रूट्स वगैरह किसने दिए? नेचर ने दिए हमें। तो नेचर की जब बात करते हैं, जब नेचर की बात करते हैं बच्चा, बात वही हो गई मोहम्मद इमरान, यही बात मैंने बताई है कि कार्बन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, अगर एक लगा है तो वो मोनो हो गया, ठीक है। एक से ज्यादा लग गए तो वो क्या हो गया? ओलिगोसैकेराइड में। और एन लग गया तो वो पॉलीसैकेराइड में। तो ये बात तो मैंने बताई है, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी? कि अगर आपसे पूछ ली कि ऐसी शुगर जो हमें नेचर ने दी है और जो सबसे मीठी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्रक्टोज बोलते हैं। तो फ्रक्टोज इज द नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। और तीसरा जो एग्जाम्पल आता है यहां पर, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बाद अगला जो एग्जाम्पल है उसके बारे में आपने थोड़ा कम जाना होगा, गैलेक्टोज। 3 नंबर पे लिखो गैलेक्टोज। गैलेक्टोज सेम नाम हिंदी में है, लिख लो गैलेक्टोज। यही बात मैंने पढ़ाई है मोहम्मद इमरान, आपने सुना नहीं ध्यान से। एन लगा दोगे, अब एन तो कितना भी हो सकता है ना, यही तो बात मैंने बोला। हाँ, ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से इसलिए जानते हो कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज होता है, वो सब पढ़ाऊंगी मैं। आप लोग रुको तो सही, आप लोग नोट से पढ़ के आगे चल जाते हो, थोड़ा सा रुको तो सही। इसको लिखो गैलेक्टोज को। गैलेक्टोज कब बनती है? इट इज प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। यह लैक्टोज के टूटने से बनती है, यह लैक्टोज के टूटने से बनती है। ये लिख के छोड़ दो। अब ये समझ में आपको कल की क्लास में आएगा, यानी नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। ये मैं कल की क्लास में बताऊंगी, जब ओलिगोसैकेराइड पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि कैसे मिल गया। कल आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज। देखो, जो मोहम्मद इमरान ने एक क्वेश्चन पूछा है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। मोहम्मद इमरान, यही बात मैंने बोली है कि इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम C6H12O6 मानते हैं। अब इसी चीज को आपने बोला, ठीक है। इनका नहीं, फाउंडर नहीं है बच्चा, फाउंडर नहीं है राजेंद्र, कोई फाउंडर वगैरह नहीं है।
और यही बात छोटी क्लास में बच्चों को हम ऐसे बताते हैं कि जहां पर कार्बन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, तो अगर ये इतना ही हुआ, ये इतना ही हुआ तो वो मोनोसैकेराइड है। अगर ये 2 बार रिपीट हो गया तो वो ओलिगोसैकेराइड बन गई, एक बार फिर एक बार और। अब 2 से 9 के बीच में रिपीट हो गया तो ये कौन सी बन गई? ओलिगोसैकेराइड। अब ये फॉर्मूला n बार रिपीट हो गया तो वो पॉलीसैकेराइड बन गई। अब n का नंबर तो कितना भी हो सकता है, कितना कितना, कहां से शुरू होके? 10 या 10 से ज्यादा। यही बात आप बोल रहे हो, यही बात आप बोल रहे हो मोहम्मद इमरान, यही बात मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप सुनते ध्यान से तो आपको यह समझ आ चुकी होती। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है। हम जो खाने में ऐसी चीज जो मीठी लगती है आपको खाने में, जैसे फ्रूट्स हो गए, जैसे मिठाई हो गई, जैसे ब्रेड हो गया, दूध में भी कार्बोहाइड्रेट होती है, ये सब खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए। और कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल एनर्जी मिलती है, मैंने आपको पढ़ा दी 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलेगी, यानी कि 1 ग्राम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज खाओगे तो कितनी एनर्जी आपको मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट सैकेराइड होती है और इसी सैकेराइड यूनिट के आधार पे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनो, ओलिगो, कल और अच्छे समझ में आ जाएगा, मोनो, ओलिगो, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में सिर्फ एक ही यूनिट होती है, इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज रसों में ज्यादा होता है, जैसे इसलिए तो हम गन्ने का जूस पीते हैं, हम पाइनएप्पल का जूस पीते हैं, हम अनार का जूस पीते हैं, हम सेब का जूस पीते हैं। क्यों? क्योंकि जूसेस के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होती है। और कल मैं पढ़ाऊंगी आपको, ये चीज बताऊंगी भी आगे कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज्यादा होता है तो इसे ब्लड शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज से सबसे ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, इजिली एनर्जी मिल, सब पढ़ाऊंगी मैं, सब 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 पढ़ाऊंगी। कौन बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होगा ड्यूडेनम। ठीक है, और मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हमने 3 पढ़ लिए। अब हम कल पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, और इनसे एनर्जी कैसे रिलीज होती है और किससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कल हम इन सब पे बातें करेंगे। ठीक है। हाउ मच वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? अप्रोक्स 68 to 72% वाटर होता है हमारे बॉडी में, तृप्ति। ठीक है, हमारे शरीर में 68% से 72% तक पानी पाया जाता है। लेकिन पानी एनर्जी के लिए नहीं होता है, पानी के अपने और काम है। जैसे पानी क्या करता है? डिहाइड्रेशन से बचाता है, पानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पानी हमारे नाखून, बालों की, सेल्स की, टिश्यूज की ग्रोथ करवाता है, पानी खून बनने में हेल्प करता है, पानी प्लाज्मा बनने में हेल्प करता है, पानी डाइजेशन में हेल्प करता है, पानी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये पानी के अपने अलग काम है, लेकिन पानी से एनर्जी नहीं मिलती है।